हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का यूपीएससी 101 पे विथ मी अभिषेक, योर एडुकेटर कम मेंटर कम इंस्ट्रक्टर। जो तस्वीरें आप लोगों को ऑन स्क्रीन दिख रही हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन साहब के कुछ बैंक के नाम दिख रहे हैं, लाइक दिस सिग्नेचर बैंक एंड दिस सिलिकॉन वैली बैंक का डेफिनेटली नाम आप लोगों ने सुना होगा इधर विगत कुछ दिनों में। अमेरिका के राष्ट्रपति साहब यहाँ पे लोगों को कहते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रस्ट मी सेइंग, कि आप लोगों के पैसे सेफ हैं, सुरक्षित हैं, किसी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल ऑफ द सडन व्हाई दिस काइंड ऑफ द स्टेटमेंट्स, इस प्रकार के स्टेटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति को देने की क्या जरूरत पड़ रही है? यस गाइज, डेफिनेटली आप लोगों ने इधर 2-3 दिनों में सुना होगा कि बहुत सारी फाइनेंशियल टर्मोइल्स यूरोप से लेकर अमेरिकन सोसाइटीज में देखने को मिल रही है। और ये बात भी आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा कि आर वी हेडिंग टुवर्ड्स ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2.0। आज की इस सेशन में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और डेफिनेटली जो हो रही चीजें हैं उस पर मैं आपको एग्जैक्टली एक क्लियर कट पिक्चर बताने की कोशिश करूंगा दैट व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटीज ऑफ अमेरिका, इन द सोसाइटीज ऑफ दिस बेसिकली यूरोप, हाउ इट कैन अफेक्ट इंडिया एंड व्हाट ऑल इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस, क्या सब हो कहां रहा है, राइट। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को यूपीएससी 101 पे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे सेशंस में आप लोग अपनी संख्या बना के रखें। दैट इज अ काइंड ऑफ द गुड मोटिवेशन फॉर मी सो दैट आई कुड डू मोर एंड मोर दिस काइंड ऑफ द फ्रूटफुल सेशंस फॉर यू। इसे शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग हमसे जुड़ सकें। शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी मेरे बारे में। मैं हूं अभिषेक और आप मुझे अनअकैडमी के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देख सकते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ द थिंग्स लाइक क्विज़ेस, स्पेशल क्लासेस प्लस कोर्सेज। आप मुझे अनअकैडमी के ऐप पे फॉलो कर सकते हैं विद द नेम Abhishek Ranjan, and in case you want to communicate with me for anything, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज स्टडी विद अभिषेक _unacademy। यहाँ पर बेसिकली आप किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो सकती है हमारे और आपके बीच में। ये मेरा एडुकेटर कोड है AR101। अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के दौरान अगर आप इसे यूज करते हैं तो आप मेरे पर्सनल मेंटरिंग के लिए एलिजिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द अनअकैडमी। दिस इज नॉट माय रेगुलेशन। अगर आपको मेरी व्यक्तिगत मेंटरिंग की आवश्यकता है इन द प्रोसेस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, यू हैव टू यूज दिस कोड AR101 एंड फॉर एनी फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन विथ मी आप मुझसे इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़े। अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन पे आपको जब EMI के थ्रू आप चूज करते हैं यूजिंग क्रेडिट कार्ड तो आपको किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगता। इट्स absolutely 0% EMI policy by the Unacademy, which is a big thing in the present financial situation. इस प्रकार कोई भी जानकारी और इस प्रकार का किसी भी असिस्टेंस के लिए आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑन द टेलीग्राम चैनल। तो चलिए आज अपनी कहानी हम शुरू करते हैं। जो मुद्दा मैंने बताया है हमारी कहानी वहीं से शुरू होती है। कुछ नाम आप लोगों ने डेफिनेटली सुने होंगे, जैसे कुछ खबरें आजकल अखबारों में आप लोगों ने इधर विगत 3-4 दिनों में डेफिनेटली देखी होंगी कि भाई तकरीबन 200 अमेरिकन बैंक्स दे आर एट द रिस्क ऑफ द फेलियर। ठीक है, सिलिकॉन वैली बैंक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट स्विस सोल्ड टू UBS। क्रेडिट स्विस एक स्विस बैंक है एंड वन ऑफ द टॉप नॉच इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन द वर्ल्ड। ये बेसिकली इज ऑन द ब्रिंक ऑफ द कोलैप्स, ये लगभग समाप्त हो चुका है। इज बीन सोल्ड टू अनदर स्विस बैंक UBS। कैन यू इमेजिन दिस सिचुएशन? और तकरीबन 200 अमेरिकन बैंक्स इज एक्चुअली अबाउट टू कोलैप्स, is on the brink of the collapse according to the news of the business today। ये सब क्या हो रहा है, what all is happening? चलिए इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। आप भी ध्यान लगा के इन सेशंस को देखिएगा so that you could like stay updated with what all that is going in and around you। और मेरी भी ये कोशिश रहेगी, ठीक है, कि मैं मैक्सिमम वैल्यू दे पाऊं आप लोगों को इस सेशन में, राइट। तो कहानी शुरू करते हैं। जैसे पहला नाम आप लोगों के सामने ऑन स्क्रीन है क्रेडिट स्विस बैंक का। ये मामला बहुत दिनों से चल रहा है। ये बैंक दुनिया के टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स में आता है। ट्रस्ट में, इट इज नॉट रिटेल बैंक, इट इज इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक मतलब वो बैंक्स होते हैं जो जनरली मतलब जो डायरेक्टली पब्लिक से डीलिंग नहीं करते हैं, दे डील विद द ऑर्गेनाइजेशंस। ये अलग अलग संस्थाओं में, संगठनों में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। दैट इज बेसिकली देयर पोर्टफोलियो। सो क्रेडिट स्विस बैंक जो है ये स्विट्जरलैंड बेस्ड और दुनिया का वन ऑफ द टॉप नॉच इन्वेस्टमेंट बैंक है, जहां पे लगभग कितनी बड़ी बड़ी संस्थाओं का इन्वेस्टमेंट है यू कैन नॉट इमेजिन। और ये कोलैप्स कर चुका है, इज एक्चुअली सोल्ड, हैज बीन सोल्ड, ये बिक चुका है टू अनदर बैंक दैट इज UBS। ठीक है, ये कहानी है स्विट्जरलैंड की। नाउ ट्रस्ट मी,
अब इसके बाद ये थोड़ी पुरानी बात हो चुकी है, मतलब ये कहानी बहुत दिनों से चली आ रही है, बट यहां पे इसे बताना जरूरी है सो दैट यू कुड एस्टैब्लिश द इंटरकनेक्शन। आगे बढ़िए, आगे जब आप बढ़ते हैं तो यू हैव द सिलिकॉन वैली बैंक ऑन स्क्रीन। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का एक बैंक है जो अभी खबरों में है बिकॉज इट हैज ऑल्सो कोलैप्स्ड, समाप्त हो चुका है, एंड इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप नॉच बैंक्स इन अमेरिका। दो बैंक कोलैप्स हुए हैं बेसिकली, सिलिकॉन वैली बैंक, ये बैंक बेसिकली कैलिफोर्निया बेस्ड है, एंड एक और अमेरिकन बैंक विच इज सिग्नेचर बैंक, आप लोगों ने सुना होगा, सिग्नेचर बैंक न्यूयॉर्क बेस्ड बैंक है, वो कोलैप्स हुआ है सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स होने की वजह से ही। सो मुख्य मुद्दा जो हमारा अभी का कंटेम्पररी है वो सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स को समझना, और क्रेडिट स्विस जो एक लगभग बहुत दिनों से चली आ रही तबाही है, फाइनली वो भी कोलैप्स हो चुका है। इन बड़े बड़े बैंक्स का कोलैप्स बेसिकली इज एक्चुअली पुटिंग बिफोर अस अ क्वेश्चन दैट आर वी हेडिंग टुवर्ड्स अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कोलैप्स हो क्या रहा है, इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट है, इसे क्यों ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 से जोड़ा जा रहा है। ये सारे मुद्दे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होंगे। जस्ट लेट मी गो अहेड विद द सेशन, राइट। नाउ सी, ये जो 200 बैंक लगभग कोलैप्स होने वाले हैं, ठीक है, ये सब जो न्यूयॉर्क पोस्ट की खबरें हैं या इंडियन एक्सप्रेस की खबरें हैं वो सब तो आप समझ ही गए होंगे, मतलब दिखाई दिया मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू आवर बैंक दैट इज सिलिकॉन वैली बैंक, जो अमेरिका में बेसिकली 1983 में इस्टेब्लिश्ड एक बैंक था, ठीक है। इसका कोलैप्स हमें समझना बहुत जरूरी है बिकॉज इसी के कोलैप्स से सिग्नेचर बैंक का कोलैप्स संबंधित है, और इससे पहले जो एक कोलैप्स क्रेडिट स्विस बैंक का है वो तो एक पुरानी बात है, मतलब जो अभी लगभग कोलैप्स हुआ है, लेकिन वो डगमगाती हुई उसकी नैया बहुत दिनों से चली आती रही है। मुख्य मुद्दा यह है कि ऐसे बड़े बड़े बैंक्स के कोलैप्स के पीछे का फंडामेंटल रीजन समझना, और इसका एक बहुत खतरनाक इंपैक्ट उस सोसाइटी पर पड़ सकता है जो ऑलरेडी विगत 2-3 सालों से पैंडेमिक कोरोना से जूझ रहा है, लॉकडाउन से जूझ रहा है, रिसेशन से जूझ रहा है, और अब उस स्लगिश 2.5 से 3 साल की वजह से इन्फ्लेशन की मार झेल रहा है। इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स नॉट अबाउट अमेरिका, इट्स अबाउट द होल सोसाइटी, जो कि पिछले 2-2.5 सालों के लॉकडाउन से ऑलरेडी तबाह हो चुका है। ऊपर से अगर ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तबाही इस तरीके से चलती रहेगी तो डेफिनेट सी बात है वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ वेरी डेंजरस फाइनेंशियल स्टेज which can be harmful for everyone. Now see, ये जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, इन बड़े बड़े बैंक्स का इन्वेस्टमेंट बहुत जगह होता है। अगर बैंकों का बेसिक वर्किंग मॉड्यूल मैं आपको समझाऊं तो बैंक बेसिकली काम कैसे करते हैं, ठीक है। बैंक लोन देते हैं, बैंकों में हमारा डिपॉजिट होता है, उस डिपॉजिट को बैंक अलग अलग पर्पस के लिए यूज करके प्रॉफिट कमाते हैं। लोन देते हैं, इस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। उस पैसे को और बहुत जगहों पे वो बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं और उससे फिर मुनाफा कमाते हैं। उसी मुनाफा का एक हिस्सा वो हमसे भी शेयर करते हैं, ठीक है। एफडी करते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, आप डिपॉजिट करते हो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। सो बैंकों का जो बेसिक वर्किंग प्रोसीजर है वो यही है। हुआ क्या कि ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है, जो 1983 में इस्टेब्लिश्ड अमेरिका का एक लीडिंग बैंक आज की कैटेगरी में है, अचानक से इस तरीके से कोलैप्स क्यों हुआ? हुआ क्या कि 1983 में बेसिकली जब ये बैंक शुरू हुआ, ठीक है, तो उसने काम कैसे किया? इसने रियल एस्टेट में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की। इसने रियल एस्टेट में बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट की। रियल एस्टेट में मतलब अपना पोर्टफोलियो, एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि इसका जो पोर्टफोलियो था तकरीबन उसका 3/4, पोर्टफोलियो का मतलब समझते हैं, पोर्टफोलियो मतलब कि जब भी आप जैसे पैसा कमाते हो, कल हो के आप पैसा कमाओगे तो आप जगह जगह पे इन्वेस्ट करोगे, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल होता है, जैसे कुछ एफडी में डाला, कुछ आरडी में डाला, कुछ म्यूचुअल फंड में डाला, ये आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। तो जब ये बैंक शुरू हुआ तो शुरुआती दिनों में इसका पोर्टफोलियो कुछ ऐसे चला कि इसने रियल एस्टेट में एक जबरदस्त फंडिंग की, ठीक है। तकरीबन पोर्टफोलियो ऐसी सिचुएशन थी कि 1990s तक इसका 3/4 पोर्टफोलियो रियल एस्टेट में था। 1990s के दौरान अमेरिकन सोसाइटी में रियल एस्टेट मार्केट अचानक से क्रैश हुआ और इसको नॉर्मल सी बात है, क्रैश होगा तो इसको बहुत भारी नुकसान। अब इसने ये सोचा कि भाई अब हम क्या करते हैं कि अपनी पोर्टफोलियो को क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं।
तो इसने शुरू किया इसने क्या करना शुरू किया, दैट इट स्टार्टेड टू डाइवर्सिफाई इट्स पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का मतलब कि अब अलग अलग जगहों पे भी मेरा इन्वेस्टमेंट शुरू होगा, ये बात शुरू हुई। तो इसने आईटी सेक्टर में, खास करके कोरोना लॉकडाउन के दौरान, कोविड के दौरान इसने आईटी सेक्टर में अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ाया। कहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान अगर एक कोई सेक्टर जगा हुआ था तो दैट वाज आईटी सेक्टर, और इसने खूब सारा इन्वेस्टमेंट किया। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया कि मतलब खास करके जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टार्टअप्स थे, इसको इसने बहुत ज्यादा प्रमोट किया, बहुत ज्यादा। टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो स्टार्टअप्स थे, इसको इसने बहुत ज्यादा प्रमोट किया और बहुत ज्यादा यहां पे फंडिंग की। खूब सारा पैसा कमाया और बहुत सारे स्टार्टअप्स भी ग्रो हुए लॉकडाउन के दौरान, या उससे थोड़ा सा पहले स्टार्टअप का कल्चर खूब ग्रो हुआ। उन लोगों ने भी खुद फंड रेजिंग की, खूब रेवेन्यू जनरेट किया और सारा पैसा इसी बैंक में वो डालते चले गए। ये कहानी ऐसी कुछ बढ़ी कि ये सारा पैसा उसी बैंक में ये लोग डालते चले गए। मतलब आप कह लो कि 1990s या 2005, 7, 10 तक आते आते सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका की लीडिंग बैंक्स में आ गया था। मतलब हाईएस्ट जिसका रेवेन्यू या कैपिटल आप कह सकते हो, ऐसी इसकी स्थिति होती चली गई थी। नाउ अचानक अब क्या हुआ, कोरोना लॉकडाउन के बाद रशिया यूक्रेन का टेंशन। अब देखो, ये बेसिकली जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, ठीक है, और रशिया यूक्रेन की लड़ाई, और उस बीच में, ये तो अभी की कहानी है, बीच में क्या हुआ कि अगर आप लोगों ने सुना होगा 2007 और 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस यहां पे हुआ था और अमेरिका में ही लेमन ब्रदर्स जैसे बैंक्स कोलैप्स हुए थे। इस क्राइसिस का कारण क्या था गाइस? इस क्राइसिस का कारण था कि भाई बड़े बड़े बैंक्सों ने रियल एस्टेट में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया था और अचानक से वो मार्केट क्रैश हुआ था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था लेमन ब्रदर्स, वन ऑफ द टॉप नॉच बैंक्स, जो 2008 में बेसिकली कोलैप्स हुआ था। और क्योंकि बैंक्स में, इतने बड़े बड़े बैंक्स में इतने सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं अन्य बैंकों के, कि डेफिनेटली पूरी इकोनॉमी हिल जाती है, और खास करके अगर अमेरिका की टॉप नॉच बैंक्स हैं तो क्या ही कहना। इसलिए आपको सुनने को मिल रहा है कि भाई क्या हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2.0 को विटनेस कर सकते हैं, क्योंकि पहले क्रेडिट स्विस बैंक अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक स्विट्जरलैंड का, उसका बेसिकली क्या कहते हैं, क्रैश होना। अब अमेरिका के इस सिलिकॉन वैली जो टॉप नॉच टेक स्टार्टअप्स को बेसिकली फाइनेंस करने वाला एक बैंक था और डेफिनेटली लीडिंग बैंक, इसका क्रैश होना। आप समझ सकते हो कितने लोगों का इन्वेस्टमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिया, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिया, तो इंडिया में भी तकरीबन अभी तक तो यही माना जा रहा है कि मे बी 10,000 CR तक का इन्वेस्टमेंट सिलिकॉन वैली बैंक में अभी के आंकड़े हैं ये। इसका नुकसान हो सकता है। स्टार्टअप्स जो हैं, बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स ऑलरेडी जो यहां से बेसिकली अपनी फाइनेंसिंग ले रहे थे, तबाह हो चुके हैं। इंडिया में भी बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। यूरोप का जो फाइनेंस सेक्टर है या फिर जो बैंकिंग सेक्टर है, ऑलरेडी वहां पे बहुत बड़ा क्रैश स्टॉक मार्केट में यूरोप में भी देखा जा रहा है। और इसलिए, ठीक है, आप लगातार ये सुनते आ रहे होंगे दैट आर वी हेडिंग टुवर्ड्स द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। तो सिलिकॉन वैली बैंक जो है, इस तरीके से ये आगे बढ़ा। जो बताया मैंने आपको कि भाई कोरोना लॉकडाउन के दौरान इसने फंडिंग वगैरह शुरू की। अब हुआ क्या, ठीक है, कि भाई 2008-9 ये क्राइसिस के दौरान तो जो दुनिया डगमगाई वो डगमगाई। लॉकडाउन के दौरान ये जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुआ, ठीक है, तो मतलब 2019, 20, 21 मान के चलो, इस टाइम अमेरिका में इन्फ्लेशन इसका बहुत, रशिया यूक्रेन क्राइसिस का, ठीक है, ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन पे बहुत गंदा असर पड़ा है। इसका एक बहुत बड़ा नतीजा देखने को मिला था, ठीक है, कि भाई अमेरिकन और यूरोपियन सोसाइटी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ा था, ठीक है, 19-20 के दौरान, ठीक है, लड़ाई के दौरान, बिकॉज इट वाज रिगार्डिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ द ऑयल सप्लाई। रशिया एक तरफ और दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को प्रोटेक्ट करते हुए, वही रशिया यूक्रेन क्राइसिस। आई डोंट वांट टू बेसिकली रिपीट दैट मच, बट यही मुद्दा है। तो इन्फ्लेशन जब बढ़ा तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। इंटरेस्ट रेट बहुत महंगा कर दिया। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सीधा मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सीधा मतलब है कि लोन वगैरह बहुत महंगे हो गए
और सिलिकॉन वैली बैंक जिसने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में बहुत सारा इन्वेस्ट किया था। गवर्नमेंट बॉन्ड अगर एक लाइन में मैं बताऊं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतनी इकोनॉमिक्स आती हो, लेकिन नहीं भी आती होगी तो बॉन्ड बेसिकली वो एश्योरेंस पेपर होते हैं जिसके द्वारा बेसिकली सरकार पैसे रेज करती है मार्केट से, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिसे कहते हैं आप। तो सिलिकॉन वैली ने भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था। अब अचानक से क्या हुआ कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के दौरान जब इन्फ्लेशन बढ़ा, सरकार ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया अमेरिकन गवर्नमेंट ने, और इससे लोन महंगे होते चले गए। लोन जब महंगे होते चले गए तो व्हाट हैपेंड, लोन महंगे होते चले गए और गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह ये सस्ते होते चले गए। अगर आपको इकोनॉमिक्स आती है तो ये बात आप समझते होंगे, ऐसा होता है। व्हेनेवर गवर्नमेंट रिड्यूसेस द इंटरेस्ट रेट, whenever government increases the interest rate, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से लोन महंगा होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह सस्ते होने लगते हैं। हुआ क्या कि ऐसी परिस्थिति में जब लोन महंगे होते चले गए तो सारे वो स्टार्टअप्स जिन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक्स में अपने पैसे वगैरह जमा किए थे, ठीक है, सब अपने पैसे निकालने लगे, बिकॉज नो वन वांटेड टू टेक द लोन, कोई लोन लेना चाह नहीं रहा था। ऐसी परिस्थिति में एक तरफ सिलिकॉन वैली बैंक के डिपॉजिट गिरते चले गए और दूसरी तरफ उसके जो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट थी वो कमजोर पड़ती चली गई। वो ओवरनाइट गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचने लगा, डिपॉजिट एक तरफ से कम होता चला गया, रेवेन्यू कम होता चला गया, डिपॉजिटर्स अपने पैसे लेते चले गए, ठीक है, इसके पास कोई उपाय नहीं बचा। इट स्टार्टेड सेलिंग द गवर्नमेंट बॉन्ड्स एट वेरी लोअर प्राइस। इसकी वजह से नॉर्मल सी बात है, इकोनॉमिक मार्केट में इसकी इंप्रेशन बहुत तबाह हुई और फाइनली नतीजा ये हो रहा है कि सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स कर चुका है, जो आपने खबरों में सुना, ठीक है, और जो अभी खबरों में है। तो आप यहां पे क्या देख सकते हो, अगर मैं आपको कहूं, ठीक है, कि इस प्रोसेस को समझते हुए, मतलब जो कहानी चल रही, और इसी सिलिकॉन वैली बैंक से सिग्नेचर बैंक का कोलैप्स बिल्कुल रिलेटेड है। बिकॉज नॉर्मल सी बात है कि बहुत बड़ा बैंक है तो इन्वेस्टमेंट इसमें न जाने कितने कितने बैंक्स के हैं, तो सारी वो चीजें तबाह होंगी। इंडिया पे भी 10,000 करोड़ तक के नुकसान की मैं अभी बात कर रहा हूं, पता नहीं आने वाले समय में क्या होने वाला है। सो ऑल दीज थिंग्स, जब इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिट स्विस से लेकर सिग्नेचर बैंक तक, मतलब ये आंकड़े आप समझ रहे हो, व्हेन द न्यूज़पेपर कटिंग्स आर टेलिंग कि तकरीबन 200 बैंक कोलैप्स हो सकता है। तो इसके बाद अब समझने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि ऐसी खबरें क्यों प्रिंट मीडिया या डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिल रही है। दैट आर वी हेडिंग टुवर्ड्स द फाइनेंशियल क्राइसिस 2008, और आर वी एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स फाइनेंशियल क्राइसिस 2.0। ये क्राइसिस जो था, ये लेमन ब्रदर्स, आप लोगों ने बताया मैंने पहले आपको कि वहीं से शुरू हुआ था, लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स। तो यहां तो सिर्फ लेमन ब्रदर के कोलैप्स से इतनी लंबी कतार शुरू हो गई जो पूरी दुनिया में तबाही मची। यहां तो बेसिकली क्रेडिट स्विस से लेकर और सिग्नेचर बैंक और अन्य 200 बैंक, एक तो कोरोना की मार, ऊपर से बेसिकली उस लॉकडाउन का असर, उसके बाद बेसिकली आप देख लो तो क्या कहते हैं कि जो रिसेशन के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का स्लो डाउन होना, उसके बाद फाइनेंशियल ऐसी टर्मोइल्स, इसमें कहीं से कोई दो मत वाली बात नहीं है गाइस कि फाइनेंशियल क्राइसिस 2.0 देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस जिसमें इंडिया ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड है, चाइना का डायमेंशन, ठीक है, अन्य अपने अंदर के इंट्रिंजिक, अपने चौहद्दी के भीतर की इसकी समस्याएं बेस्ड ऑन द कास्ट, रिलीजन, सिसेशनिज्म, मतलब डेफिनेटली जो ये सेकेंड टर्म है हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब का इज गोइंग टू बी हाईली टेस्टिंग and probably definitely not at all comfortable as compared to his first term. And लेकिन वही है, परीक्षा की घड़ी है, इसी में सही उतरना पड़ता है, जो कि उतरते हुए ये दिख नहीं पा रहे हैं। तिरंगा उतर जाना यूके की एम्बेसी में, मतलब यूके में भारत के हाई कमीशन से, वो भी प्रो खालिस्तान सपोर्टर्स के द्वारा, ठीक है, इज एक्चुअली अ टेरिबल साइन ऑफ द सिसेशनिज्म ऑल्सो। सो यही वो सारा मुद्दा है जो मैं आप लोगों को बताने की सेशन में कोशिश कर रहा था। उम्मीद करता हूं कि सेशन आप लोगों को काफी अच्छा और यूजफुल लगा होगा। मोर देन दैट, मैंने आप लोगों को एक वैल्यू दी होगी, ठीक है, कुछ आपको पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच। 3 बजे वाले सेशन में मिलेंगे और वहां पे डिस्कस करेंगे कि अभी जो जापान के प्रधानमंत्री साहब आए थे, उनका हमारे देश से क्या, ठीक है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन एस्टैब्लिश हो पाया और इसके क्या रिपरकशन होंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज, सी यू सून, बाय बाय।